हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव और अंतःक्षेपण की, यानी लीकेज और इंजेक्शन की। इंजेक्शन ऑफ इनकम जो होती है वो किस प्रकार से होता है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्रीय मॉडल हैं वो किस प्रकार के और कितने टाइप के होते हैं, वो आपने अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिसाव और अंतःक्षेपण को। यानी रिसाव क्या होता है, आय का जो रिसाव है वो क्या होता है और आपका अंतःक्षेपण क्या होता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे कि अंतःक्षेपण या इंजेक्शन ऑफ इनकम क्या होता है। क्षेपण हो गया ये, ठीक। अंतःक्षेपण क्या होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, रिसाव की अगर बात करें, रिसाव आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, लीकेज। लीकेज क्या होता है, जैसे पाइपलाइन होती है कहीं पर वो लीक करती है, या कहीं पर कुछ भी चीज़ें लीक करिए बोलते हैं, जैसे हवा लीक करती है। तो लीकेज का मतलब है कि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, आपका रिसाव कहलाता है। तो देखो, जब जो सर्कुलर फ्लो है, आय का जो चक्रीय प्रवाह है, उससे क्या होता है, आय धीरे धीरे बचत के रूप में बाहर निकाली जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो सारा का सारा पैसा क्या निवेश थोड़ी ना किया जाता है, कुछ चीजें बचा के रख दी जाती हैं। वही आपका क्या है, जब सर्कुलर फ्लो से क्या है, चीजें मतलब पैसे बाहर निकलते रहते हैं, आय बाहर निकलते रहते हैं। मतलब बचत के रूप में लगा लो, बचत के रूप में निकलती है, बचत के रूप में निकलती है ना, ठीक। या फिर आपका क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे आयात किया जाता है। अगर आयात भी कर लिया तो ये निवेश नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आयात कर लिया, ठीक। या फिर क्या होता है, इनकम में से जो आपने क्या दिया या टैक्स दे दिया, वो भी क्या है, वो निवेश नहीं हो पाएगा, यानी फिर से उत्पादन में नहीं लग पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है उससे जो आय गायब हो गई है वो आपका क्या कहलाता है, आय का रिसाव कहलाता है। यानी इसको क्या कह सकते हैं, आय का रिसाव। तो ये इस तरह से आय का रिसाव होता है। यानी कुछ कुछ जो बचतें हैं, जैसे बचत कर लिया या कुछ चीज़ें हमने विदेशों से मंगवा लिया, आयात कर लिया, वहाँ पर भी खर्च हो गया। उसी में से जो पहले क्या है कि वहाँ पर निवेश होना था, वहाँ पर लगना था, उसी फ्लो में लगनी थी वो चीज़ें, पर वो क्या है कि अलग से हट गई हैं और वो वहाँ पर लग गई हैं। टैक्स भी वैसी है, जैसे इनकम इंक्रीज हुई तो टैक्स आपको देना पड़ता है, वो भी क्या है, अब फिर से वहाँ पर नहीं लग पाएगी, यानी उससे रिसाव हो जाता है। यानी धीरे धीरे करके इनकम बाहर आ जाती है या ये चीज़ें बाहर आ जाती है। अंतःक्षेपण की बात करते हैं। अंतःक्षेपण का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ इनकम। इंजेक्शन ऑफ इनकम का मतलब है, यहाँ पर मैंने एक शब्द भी लिखा है वृद्धि। इसको मैंने वृद्धि इसलिए लिखा है, इनकम में वृद्धि हो जाती है। अब देखो, इंजेक्शन ऑफ इनकम कैसे होती है, आप करते हो, निवेश करते हो जब, अब लगा लो, निवेश जब करते हो तो क्या है, आपकी आय में वृद्धि होती है, यानी आपको वहां से पूंजी प्राप्त होती है, जो आपका धन था वो पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको बचतें होने लग जाती है और काफ़ी सारा मतलब प्रॉफिट होने लग जाता है, और उससे आपकी क्या है, इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो अंतःक्षेपण हो जाता है। ये चीज़ें हो गई। निवेश के बाद बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आयात होता है, पर यहाँ क्या है, कुछ चीज़ें हम निर्यात करते हैं तो उससे भी हमें पैसे मिलते हैं, निर्यात करते हैं तो उससे भी हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ पर टैक्स लगाया, किसने लगाया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो गवर्नमेंट हमें कुछ छूट भी तो देती है, उससे भी तो प्रॉफिट होता है आदमी को, तो उससे क्या है, उससे भी इनकम इंक्रीज होती है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरकार की जो चीज़ें होती हैं या सरकार जो छूटें देती हैं वो क्या आपका, उससे भी क्या है, अंतःक्षेपण होता है, यानी वृद्धि होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि अंतःक्षेपण और रिसाव क्या होता है। अब हम देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का जो महत्व है वो किस प्रकार का होता है या कहाँ कहाँ उसका महत्व होता है, वो अभी हम देखते हैं। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो आय के चक्रीय प्रवाहों के महत्व की अगर बात करें तो हम डिस्कस करेंगे, इसमें 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका महत्व है। पहले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान। जो आय का चक्रीय प्रवाह है उससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आय में वो काम आती है कहाँ कहाँ, जैसे आपका है उत्पादन में, का उत्पादन भी है आपका, इसमें आय के चक्रीय प्रवाह में उत्पादन है आपका, आय है आपका, और तीसरा आपका क्या है, व्यय है। तो ये आपके मेथड्स भी हैं, आगे काम आएंगे। वो क्या है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में भी क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह का बहुत ज़्यादा महत्व है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था
का कार्यप्रणाली का ज्ञान, यानी अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी चल रही है, उसका भी क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह पता लगा देते हैं, या उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली किस प्रकार से कैसे चल रही है वो बता देती है आपका आय का चक्रीय प्रवाह। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति का महत्व। मौद्रिक नीति हम आगे पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है, कैसी होती है, उसमें भी आपका क्या है, आय के चक्रीय प्रवाहों का महत्व देखा जाता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन, यानी असंतुलन की अवस्था कहाँ पर है, किस प्रकार से है, किस चीज़ को बढ़ाना है, किस चीज़ को घटाना है, ये भी चीज़ें क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह से पता चल जाता है। पांचवें पॉइंट की बात करें, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय जो नीति है उसका भी महत्व है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है क्या, आपकी आय के चक्रीय प्रवाह। तो जो राजकोषीय नीति है वो किस प्रकार की होती है वो भी हम आगे के लेक्चरों में डिस्कस करने वाले हैं। राजकोषीय नीति में भी आय के चक्रीय प्रवाहों का महत्व रहता है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, आय व रोजगार का प्रतिपादन करती हैं, मतलब कहाँ पर आय और रोजगार किस प्रकार से बढ़ने हैं, किस प्रकार से घट रहे हैं, उसका भी ये पता लगा देती है, यानी उसके प्रतिपादन में ये योगदान देता है कौन, आय का जो चक्रीय प्रवाह है। आय का चक्रीय प्रवाह आपने देखा था ना कि इन्हीं तीनों का कौन सा होता है, एक सर्कुलर फ्लो चलता है, वो आपका क्या कहलाता है, आय का चक्रीय प्रवाह। 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का आधार भी ये आय का चक्रीय प्रवाह होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो इसी के आधार पर होता है। ये चीज़ें उस देश की देखी जाती हैं जो हमारे साथ क्या करेगा, जैसे इंडिया के साथ अगर कोई व्यापार करना चाहेगा तो वो आय के चक्रीय प्रवाह को देखेगा ना कि कहाँ पर इम्बैलेंस है या बैलेंस है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों का आधार भी क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह होता है। 8वें पॉइंट की बात करते हैं, उत्पादन, आय तथा व्यय की तिहरी समानता होती है, यानी उत्पादन क्या है आपका, उत्पादन, आय और व्यय क्या है, तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या है, इस वाले चक्र में क्या होता है, तीनों की हमें समानता देखने को मिलती है, यानी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। यहाँ पर क्या है, उत्पादन हो गया, आय हो गया और आपका क्या हो गया, व्यय। तो ये आपका क्या है, एक ही फ्लो में चलती हैं और पता नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आई होप कि आपको आय के चक्रीय प्रवाहों का महत्व और अंतःक्षेपण और रिसाव समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।